गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो पहले टॉपिक्स को सारे हम हिंदी में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद सारे टॉपिक्स को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है भारत गौरव ट्रेन्स। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने भारत गौरव ट्रेन्स को लॉन्च किया है। ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स होंगी। इसमें होगा क्या कि आपके प्राइवेट ऑपरेटर्स को कहा जाएगा कि वो रेलवे से लीज पर ट्रेन्स ले सकते हैं, कौन से रूट पर चलाना है, कितना फेयर चार्ज करना है, कौन सी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज देनी है, ये सब प्राइवेट ऑपरेटर्स डिसाइड करेंगे। रेलवे को बस क्या होगा, इसमें से पैसा मिलेगा जितने टाइम के लिए लीज पर लिया जाएगा ट्रेन को, और हॉल हॉलेज चार्जेस, राइट टू यूज़ फी, ये सब रेलवे की इनकम होगी। बाकी सारा जो काम है कि उस ट्रेन से कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स पर घुमाना है लोगों को, फूड, लोकल ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 150 ऐसी ट्रेन हैं जिनको एयर मार्क कर दिया गया है। और कौन कौन इसको जो है वो खरीद सकता है, मतलब लीज पर ले सकता है? कोई भी सोसाइटी, कोई भी ट्रस्ट, इवन स्टेट गवर्नमेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं और वो इन स्पेशल टूरिज्म सर्किट्स को जो है वो किसी थीम पर चला सकती हैं। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। एक टाइम की फ़ी लगेगी 1 लाख रुपए की, और उनके पास जो है फ्रीडम होगी कि वो कौन सी साइट सीइंग करवाना चाहते हैं, फूड कौन सा देना चाहते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या अरेंजमेंट रखना चाहते हैं, होटल्स, ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट ऑपरेटर्स डिसाइड करेंगे। लीज का पीरियड 2 साल से लेकर 10 साल के बीच में हो सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए का रखना पड़ेगा, ताकि जो है गवर्नमेंट जो है रेलवेज जो है उनके पास 1 करोड़ रुपए का प्राइवेट ऑपरेटर्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें सर्विसेज जो है वो आपको जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे प्राइवेट, वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे समझ लो गुरु कृपा नाम से ट्रेन, कुछ थीम पर ट्रेन चला दी जिसमें कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो है सिख कल्चर की वो कवर कर दी। रामायण रामायण ट्रेन चला दी। ये सारी जो है थीम बेस्ड ट्रेन चलाई जा सकती है। ठीक है। चॉइस ऑफ कोच, जो आपको कौन सी क्वालिटी की ट्रेन जो है ट्रेन चाहिए, आपको लग्जरी ट्रेन चाहिए, बजट ट्रेन चाहिए, ये भी प्राइवेट ऑपरेटर डिसाइड कर सकता है। उसके हिसाब से ही बिडिंग कर सकते हैं वो। जब वो उनको ये ट्रेन मिल जाएंगी ऑपरेट करने के लिए, तो वो उसके इंटीरियर को फर्निश कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और इवन अपनी ब्रांडिंग या एडवर्टीजमेंट भी उस ट्रेन में अंदर और बाहर दोनों जगह लगा सकते हैं। ठीक है। तो एक तरह से ये 150 ट्रेन जो है लीज पर जो है प्राइवेटाइज की जा रही हैं, ताकि ऑपरेटर्स इसको अपने हिसाब से चला सके। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि आई एम सॉरी, थोड़ी आज तबीयत में थोड़ा सा इशू है तो इसीलिए जस्ट कोऑपरेट। तो हमने भी कुछ दिन पहले ये डिस्कस किया था कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो इंडिया, चाइना, जापान को कह रहे हैं कि आप भी अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से कुछ ऑयल को जो है वो रिलीज़ करो, ताकि हम ग्लोबल ऑयल सप्लाईज जो है वो हम बढ़ा सकें। उससे क्या है, हम अपने जो है सप्लाई बढ़ाएंगे तो आपके जो है प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकेंगे। ठीक है। तो जैसे ही इंडिया ने डिसाइड किया कि वो 5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में से निकालेगा और ग्लोबल मार्केट में डालेगा, उसी टाइम उसके ही कुछ मिनट के अंदर अंदर जो है वो व्हाइट हाउस ने भी अनाउंस किया कि वो 50 मिलियन जो है बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो निकालेंगे, और वो ग्लोबल जो है आपके प्राइस ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का क्या स्टेटस है? तो एक्चुअली सबसे पहली बार ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यूएस ने ही जो है वो शुरू किए थे 1973 में, जब ऑयल क्राइसिस आया था ओपेक का। गल्फ ऑयल क्राइसिस के बाद जो है ये शुरू किए गए थे। ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? आप अपने पास स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल रख रहे हो, ताकि आप जो है कभी फ्यूचर में रिस्क हो, कभी सप्लाई ना आए डिजास्टर की वजह से, वॉर की वजह से या कैलामिटी की वजह से, तो आप जो है अपने ऑयल की नीड्स को पूरा कर सको। ठीक है। तो इंटरनेशनल एनर्जी प्रोग्राम, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो है एक प्रोग्राम है, वो ये कहता है कि सारी कंट्रीज को, या फिर जो मेंबर कंट्रीज है मोस्टली आईईए की, उनको एटलीस्ट 90 डेज का ऑयल जो है अपने पास, जितना वो इंपोर्ट करती हैं तो उसका 90 डेज तक का
ऑयल अपने पास स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है 90 डेज का। तो ऑफ कोर्स यूएस के पास है, जापान यूएस के पास है, जापान के पास है, बट इंडिया के पास कुछ वीक्स का ही है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो अभी तक बना पाया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के जो स्ट्रेटजिक ऑयल पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है? विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादूर में, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया ने भी डिसाइड किया कि चांदी खोल और पादूर में और जो है वो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बनाया जाएगा। और इन सब को मोस्टली ये अंडरग्राउंड स्टोरेज में रहते हैं, ठीक है। ये मतलब अंडरग्राउंड फैसिलिटी बना दी जाती है, वहां पर ऑयल को डाल दिया जाता है, वहां पर ऑयल को स्टोर किया जाता है। अब उसका फायदा क्या होता है कि एक तो आपको लैंड नहीं खरीदना पड़ता बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको जब आपको लैंड भी नहीं खरीदना पड़ता और इवेपोरेशन भी कम होती है ऑयल की। नहीं तो आपको पता है ना, ऑयल तो बहुत जल्दी उड़ जाएगा। फिर और एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है क्योंकि वो अंडरग्राउंड है, वहां से क्रूड ऑयल का डिस्चार्ज शिप्स में डालना, शिप्स में वापस डालना और शिप्स से जो है उस स्टोरेज में डालना इजी हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैनेज कौन कर रहा है इंडिया में? इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, ये एक आपकी कंपनी है, स्टेट ओन्ड कंपनी है, और ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया के यही कंपनी मैनेज करती है, ठीक है। ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की ये होली ओन्ड सब्सिडरी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एसडीजी अर्बन इंडिया इंडेक्स। तो नीति आयोग ने सबसे पहली बार अपना एसडीजी अर्बन इंडिया इंडेक्स को लॉन्च किया है, जिसमें कि शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़ ने टॉप किया है। सबसे वर्स्ट परफॉर्मर्स धनबाद, मेरठ और ईटानगर रहे हैं, ठीक है। अब ये एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड जो है ये इंडिया और जर्मनी का डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब इसमें डेटा कहाँ से लिया गया, डेटा कैसे लिया गया और जो है रैंकिंग्स कैसे की गई हैं स्टेट्स की। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, या फिर मिनिस्ट्रीज का डेटा जो है और गवर्नमेंट का अदर डेटा सोर्सेज का जो डेटा है लिया गया, और उसके बेसिस पर जो है सिटीज को या फिर टाउन्स को रैंक किया गया। अब इसमें 0 to 100 की जो है वो रैंकिंग की गई है, या फिर जो है पॉइंट्स मिले हैं। 100 मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब जिसको हम अचीवर्स कहेंगे। 0 मतलब जो है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो 0 से लेके 49 के बीच 49 के बीच में अगर रैंक आया है तो उन सिटीज को हम एस्पिरेंट सिटीज कहेंगे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक अचीव करने में अभी एस्पिरेंट्स हैं, अभी उनको बहुत टाइम लगेगा। फिर 50 से 64 जिनका रैंक आया हो उनको हम परफॉर्मर्स कहेंगे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले टाइम में ये अच्छा और परफॉर्म करेंगे। फिर 65 से 99 तक जिसका रैंक आया है उनको हम फ्रंट रनर्स कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले टाइम में 2030 तक के जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूएन के, उनको अचीव कर लेंगे। जिनका 100 स्कोर आया है ऑफ कोर्स उनको हम अचीवर्स कहेंगे, लेकिन अभी तक एक भी ऐसी कोई सिटी नहीं है जिसका 100 या फिर परफेक्ट स्कोर आया हो, ठीक है। तो टॉप 10 अर्बन एरियाज जो है वो उसका जो है रैंकिंग में सबसे टॉप पर कौन आए हैं? शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़ और ये बहुत सारी सिटीज, टोटल 10 हैं, ठीक है। बॉटम 10 अर्बन एरियाज कौन से हैं? धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी एंड ऑल दैट, ये सारे बॉटम 10 अर्बन एरियाज हैं। 56 अर्बन एरियाज को रैंक किया गया है इसमें, जिसमें से 44 एरियाज ऐसे हैं जिनकी 1 मिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है, 12 जो है वो स्टेट कैपिटल्स हैं और एक जो है स्टेट कैपिटल्स जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इंडियन एयरफोर्स के लिए जी सैट 7C सैटेलाइट और ग्राउंड हब्स जो है उनको अप्रूव कर दिया गया है, उनको अप्रूव किया है, ताकि जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के बीच में कनेक्टिविटी होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो रियल टाइम बेसिस पर हो सके। तो जो ये सैटेलाइट्स हैं इसको डिज़ाइन भी इंडिया में किया जाएगा, डेवलप भी इंडिया में किया जाएगा और लॉन्च भी इंडिया में ही किया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? जब ये सैटेलाइट बन जाएगी, ग्राउंड हब्स बना दिए जाएंगे, तो हमारी जो ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रही है ये बियॉन्ड द साइट भी हो पाएगी, बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट भी हो पाएगी, ठीक है। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल तो आपको पता ही है कि डिफेंस मिनिस्टर के अंडर जो है ये बनी हुई है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जो इसके मेंबर होते हैं, सारे तीनों जो चीफ हैं
नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के वो इसके मेंबर होते हैं। और जो कैपिटल एक्विजिशंस ये अप्रूव करते हैं वो सिर्फ 3 सर्विसेज के लिए नहीं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी जो कैपिटल एक्विजिशंस है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही अप्रूव करता है, ठीक है। 2001 में जो पोस्ट कारगिल वॉर के बाद जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो है वो एक कमेटी फॉर्म की गई थी, उनकी जो है रिकमेंडेशंस पर ये जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया था, ठीक है। अब इसलिए इसको बनाया गया था ताकि जल्दी से जल्दी अप्रूवल, जो आपके आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट्स का अप्रूवल है वो जल्दी से जल्दी दिया जा सके, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता था, जब तक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी तक ये चीज़ें पहुंचती थी तब तक बहुत टाइम लग जाता था। तो सारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को जो है वो ओवरकम करने के लिए इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को बनाया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कॉर्पेट। तो आपको पता, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि कॉर्पेट जो है आपकी, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये कोई एक कंट्री के साथ नहीं होती है। इंडिया जैसे कभी थाईलैंड के साथ भी करता है, इंडोनेशिया के साथ भी कर रहा है। तो कॉर्पेट का मतलब क्या होता है कि आप कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो कॉर्पेट हुई है, ये 37th एडिशन है, अभी रिसेंटली हो रही है, ठीक है। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रही है। नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली एक्सरसाइज है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, तो इसमें जो है पर्सनल एक्सचेंज नहीं होंगे, आपस में उनका फिजिकल जो है कम्युनिकेशन नहीं होगा। और ये कॉर्पेट जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर की जाती है हर साल। साल में दो बार किया जाता है इसे, ठीक है। सबसे पहली बार साल 2002 में इसको शुरू किया गया था, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी अपनी नेवीज के बीच में बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को हर साल किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वीर सुरेंद्र राय साई। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है वो आपके उड़ीसा में झरसुगड़ा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर जो है एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का ये प्लान है कि अगले 5 साल में वो 220 जो है एयरपोर्ट्स जो है वो बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मतलब 220 तक टोटल एयरपोर्ट्स बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि ये झरसुगुड़ा जो है वो वीर सुरेंद्र साई जी के नाम पर जो है वो एयरपोर्ट बनाया गया है, तो अब हम देखते हैं कि वीर सुरेंद्र साई जी कौन थे, ठीक है। तो ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने मोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न ओडिशा जो रीजन है उसको ब्रिटिश रूल से प्रोटेक्ट किया था बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत फेमस हैं। तो जो ये झरसुगुड़ा एयरपोर्ट है, ये सेकेंड सिटी बनी है ओडिशा में, जो कि वीर सुरेंद्र साई जी के नाम पर जहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया है। तो 2 एयरपोर्ट्स टोटल ऐसे वीर सुरेंद्र साई जी के नाम पर बनाए गए हैं, उनमें से ये दूसरा झरसुगुड़ा है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. The first topic is Bharat Gaurav Trains. So, Union Minister of Railway has confirmed that they have launched this Bharat Gaurav Trains initiative, in which the private tour operators can lease the can take trains from the Indian Railways on lease for a certain amount of time, and they can operate it, and they will have the freedom to decide the routes, fares, and the quality of services that they want to provide under this scheme of Bharat Gaurav. And almost 150 trains have been earmarked for this scheme. Anyone, including any society, trust, consortia, or even the state governments, can apply and take these trains and run these trains on special tourism circuits. Okay, so what will be the process to get these trains on lease? So any interested party can apply for these Bharat Gaurav trains, and they have to pay a one-time fee of 1 lakh rupees. Once they get the contract, they will be able to provide services like sightseeing, food, local transport, hotels, onboard entertainment, and all the things that are required on any theme-based tourist circuit scheme. So this arrangement can be between 2 to 10 years. So you can take a lease for either 2 years or between 2 to 10 years. Okay. So operators will have to give a security of 1 crore rupees so as to deal so that the railways can deal with any exigencies. What railways will get out of this scheme is that
First is the lease amount. Okay, the private operators will pay them lease amount, and every time these trains will operate, the railways will be paid haulage charges and the right to use fee for that. Okay, so certain themes can be decided by the private operators, like Guru Kripa trains, which can cover important places of Sikh culture. Similarly, Ramayana based trains can be launched also, which can connect the places which are associated with Lord Sri Ram. So the service provider or the private operator will have to provide all inclusive package to the tourists, including rail travel, hotel accommodation, sightseeing arrangement, all this. Okay, so it will be like a comprehensive package offered to the tourists by the private operators. Okay, so they will have the flexibility to decide the package cost based upon the services that they will be offering. They will also have the freedom to decide which type of coaches they want to get from the Indian Railways. So, in case they are launching, if in case they want to have a mixture of luxury trains as well as budget trains, then they can they can get these kind of coaches from the Indian Railways on lease. Okay, so they will have the freedom to design and furnish the interiors of the coaches because of the whatever theme that they will be adopting. They can furnish or design the interiors of the coaches according to that. They will also have the freedom to to brand themselves and advertise them their about themselves, both inside as well as outside of the train. Okay, so now let us see the next topic, which is strategic petroleum reserves. So recently we discussed in our prelims booster only that because President Biden is facing the 2022 midterm elections and he is being criticized for not being able to stabilize the oil prices. Of course, when you already know that when President Trump was there, his tenure was being appreciated, that he even threatened these OPEC countries when they were artificially keeping the oil prices higher. So none of the initiatives have been taken by President Biden until now to stabilize the oil prices, which are reaching the zenith under his command. So as he as he's facing the elections next year, so he requested both India, China, and also, of course, Japan and other countries to release some amounts of crude oil from their strategic petroleum reserves. So, based upon that, India has recently decided that we will be launching about we will be releasing rather about 5 million barrels of crude oil from our strategic petroleum reserves, and India has confirmed that this will happen in parallel and in consultation with other major global energy consumers like US, China, Japan, and Korea. So within a few minutes, when India announced this strategic petroleum reserve, that we will be using this 5 million barrels of crude oil from our reserves, the White House also issued a statement that we will that the US will also be releasing 50 million barrels of crude oil from its strategic petroleum reserves. So remember that they have around 700 million barrels of crude oil in their strategic petroleum reserves. So 50 million is just less than 10% of their total strategic petroleum reserves. Okay, so about the strategic petroleum reserves in India. So the idea was first mooted by the US government when they faced the wrath of Arab countries because of the Israeli Arab war. And in retaliation for giving support to the Israelis, the Arab world made some embargoes of oil against the US as well as some other Western countries. So the US understood that they cannot rely indefinitely on these countries for oil, so they have to construct these strategic petroleum reserves in case there is any oil, there is any
oil supply disruption from natural disasters, war, or other calamities. Okay, so strategic petroleum reserves are basically reserves, or let's say you're saving oil to deal the situations which may arise in the future when you will not get the oil supply. Okay, so International Energy Program of the International Energy Agency specifies that any member country should hold at least 90 days of its net oil imports with them in the strategic petroleum reserves. Okay, so currently India has strategic crude oil storage in Vishakhapatnam, Bengaluru, and Padur. Okay, so Padur is in Karnataka. So government has also decided that they will be setting up two additional facilities at Chandikhol, that is in Odisha, and Padur, that we all know is in Karnataka. Okay, so India has made underground storage because it's the best option of uh, storing the crude oil. Okay, why? Because you don't need to acquire large swathes of land, and once you store when if you're storing the oil in underground storage, there will be less evaporation, because you know that crude oil evaporates so quickly, and it will be easy to discharge crude oil from the ships, and the ship and once, because when you import it, you carry the oil into your ships, and if you have to store this oil in underground storage, you can directly use this you can directly discharge the oil into these underground storage facilities. Okay, so this strategic crude oil facilities in India is managed by the Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, which is a wholly owned subsidiary of Oil Industry Development Board, which functions under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Okay, so now let us see the next topic, which is SDG Urban India Index. So Niti Aayog has launched the Sustainable Development Goals Urban India Index. So it is basically ranking the cities as to how they are performing in achieving the Sustainable Development Goals of the United Nations. Okay, so this is the first time this index has been launched, and Shimla, Coimbatore, and Chandigarh have been the top performers, while Dhanbad, Meerut, and Itanagar were the worst performers according to this index. Okay, so this index has been developed by Niti Aayog, of course, and it has been launched under the Indo-German Developmental Cooperation. So this GIZ and BMZ is basically the ministries of finance and energy of the German government. Okay, so don't get confused. This GIZ and BMZ is not important for you. These are just the ministries, because of them being named in German language. You don't need to remember them. Okay, so you just have to remember that these are the ministries of the German government, and we have been collaborating with them for in preparing such index. Okay, so while preparing this index, where did we get the data to prepare this index? So National Family Health Survey, National Crime Records Bureau, Unified District Information System for Education, that is prepared by the Ministry of Education, of course, and various data portals of our ministries, as well as other governmental data has been used to prepare this index. So what we have done is here is that we have used a scale of 0 to 100. Of course, 0 means the worst performer and 100 means the perfect score or the best performer. So we have ranked the cities based upon this information, and cities which have been ranked between 0 to 49, we call them aspirants. That is, they are working, they are trying to match up with the speed so that they can achieve the sustainable development goals which are earmarked for the year 2030. So those who have the score of between 50 to 64, we call them performers, that they have performed well. And the 65 and 9, and the cities which score between 65 to 99, we call them front runners. That is, they are performing exceedingly well, and they could actually achieve the sustainable developmental goals by the year 2030. So there is also a category of perfect score, which is the 100 score. Of course, we call them achievers, that they have achieved they are on the path of achieving these SDGs by 2030.
But sadly, none of the cities in India, or the towns or the areas in India have yet achieved a perfect score. Okay, so top 10 urban areas are, the list is available here, and which is topped by, of course, Shimla, Coimbatore, and Chandigarh. While the bottom 10 urban areas are also mentioned here: Dhanbad, Meerut, Itanagar, and all that. So there are total 56 urban areas which were ranked under this index, and 44 of them were having population above 1 million, and 12 the rest of the 12 areas were the state capitals who were having a population of less than a million. Okay, so now let us see the next topic, which is Defense Acquisition Council. So recently the meeting of Defense Acquisition Council was held, and the DAC has given approval or acceptance of necessity. So acceptance of necessity means this council is recommending to the government, that is the union cabinet, that we need such and such products or equipment for our armed forces. After the approval of course, the government or the union cabinet, this these procurements will be taken care of. Okay, so what are the procurements that have been approved by the Defense Acquisition Council? So these are the GSAT 7C satellite and ground hubs, which will enhance the ability of our software defined radios. You already know about software defined radios, which are used by the defense forces to communicate with each other. So this satellite and these ground hubs will enhance their connectivity. It will enhance their real time connectivity, and it will allow our armed forces to communicate beyond the line of sight. So this GSAT 7C satellite will be completely designed, developed, and launched in India only. So it will be an indigenous venture. About this Defense Acquisition Council, you already know that it is headed by the Defense Minister. That is, the Defense Minister is the chairman of this council, and Minister of State for Defense is the member. All the three chiefs of our armed forces of our armed forces are also the members of this council. Uh, this council approves the new policies and capital acquisitions for not just the three forces but also the Indian Coast Guard. So after the Kargil war, it was realized that we have been slow in our procurement for procedures for our defense forces. We suffered a setback because of that, and it was decided that we need to cut off the bureaucratic red tape and bureaucratic inertia. So we have to establish a council or a forum through which we can expedite the capital acquisitions for our Indian defense forces. Okay, so upon this recommendation of our group of ministers, this Defense Acquisition Council was established. So it, of course, this the objective of this council is to expedite their procurement procedures, which are for the equipments which are required for the armed forces of the country. Okay, so now let us see the next topic, which is Corpat. So you already know that that India conducts coordinated patrols with several other countries. Even, of course, you know that we conducted with Thailand, even Singapore, and all these countries. So Corpat is not limited to one single country. It is basically a coordinated patrol, which is an exercise to build to build understanding and interoperability between the navies. So this Corpat is an access. This one is the Corpat between India and Indonesian Navy, and this is the 37th edition of Corpat between India and Indonesia. It will be the no contact at sea only exercise because of the COVID situation, which means that there will be no physical communication between the personnel involved. And we have been carrying out this Corpat between Indonesia and India since the year 2002, and it is conducted twice a year. Okay, so it helps us to build understanding and interoperability between the navies, and especially when this Indian Ocean has been Indian Ocean is becoming a hub of maritime activity. It is important that India engages in multiple such corporate exercises, or as well as the maritime or naval
naval exercises so as to enhance our capability to respond at the emergencies. Okay, so now let us see the next topic, which is Veer Surendra Sai. So, the Union Minister of Civil Aviation has recently confirmed that the government is targeting about 200. The government is targeting to increase the count of airports in the country to about 220 in the next 5 years. Okay, so because he was addressing the press in this Jharsuguda airport, so Jharsuguda airport is named after Veer Surendra Sai. Okay, so this is the second city in Odisha which has the airport named after Veer Surendra Sai ji. So who is basically Veer Surendra Sai? So he was an Indian freedom fighter who sacrificed his life in fighting against the British East India Company, and he, along with his associates, resisted the British, and he was able to protect most parts of the Western Odisha for some time against the British rule. Okay, so thank you so much for cooperating with me today. Today I'm not well, so just cooperate with me in for 1 or 2 days until I get well. So, anyways, we'll get back to you next time and with new topics. Until then, goodbye and take care.